अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का एक फाइनल टॉपिक, फाइनल लेक्चर और एक आखिरी टॉपिक हम देखने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, ये टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक मैं कई स्टूडेंट से सुन चुका हूँ कि उन्हें प्रॉब्लम होती है, ठीक है, समझने में और लिखने में और याद रखने में प्रॉब्लम रहती है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं सिर्फ आपको बताऊँगा कि आपने यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी है। पहली बात आपको मैं समझाऊंगा, दूसरी बात मैं आपको मेथड बताऊंगा कि इसको आपने लिखना कैसे है, और तीसरी बात हम यहाँ पर इसको बहुत ही सिंपल वे में देखने वाले हैं और जर्नल एग्जाम्पल से देखने वाले हैं। देखिए, जो जर्नल एग्जाम्पल से चीज़ आप याद रखेंगे ना, वो कभी आपको भूलेगी नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, देखें फर्स्ट जो काम होता है वो क्या होना चाहिए आपका, टू अंडरस्टैंड द टाइटल ऑफ द टॉपिक। Here is the title of the topic, the cellular organization। पहला लफ्ज आ गया सेलुलर। सेलुलर इज रिलेटेड टू द सेल। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आपस में मिलना, मुनज़्ज़म अंदाज में ऑर्गेनाइज होना। यानी कि हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि जो सेल्स होते हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं जानदारों की बॉडी के अंदर, राइट। क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो जाहिर बात है हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे, नॉन लिविंग के बारे में तो बात नहीं करने वाले। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर असल में जो सेल्स होते हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर मैं ऑर्गेनिजम्स की बात करता हूँ, इस जमीन पर जितने भी जानदार हैं, हम उन तमाम जानदारों को 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। 5 ग्रुप्स कौन से हैं? पहला ग्रुप है प्रोकैरियोट्स का, दूसरा आ जाएगा आपके पास प्रोटिस्ट का, तीसरा आ जाएगा फंजाई का, फिर आ जाएंगे प्लांट्स और फिर आ जाएंगे एनिमल्स। तो हम किस ग्रुप्स के अंदर हैं? हम हैं एनिमल वाले ग्रुप्स के अंदर, राइट। तो टोटल जो जानदार हैं इस जमीन पर, अर्थ पर, वो 5 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। ये 5 ग्रुप हैं। अब अगर मैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है ना, तो पहले हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल की अरेंजमेंट से पहले हम पहले सेल के बारे में थोड़ा सा देख लें, क्योंकि काम आएगा नेक्स्ट। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुका है इतना, लेकिन अब नेक्स्ट देखें। जब भी हमने बात करनी है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहां पर डियर फ्रेंड्स हमारे पास बेसिकली 2 तरह के सेल्स होते हैं। बेसिक जो टाइप्स होती हैं वो सेल्स की कितनी होंगी? 2 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक टाइप सेल्स, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स। डियर फ्रेंड्स, इसको गौर से समझें, ये यहां पर भी इस्तेमाल होगा। चैप्टर नंबर 4 में इसको हमने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी देखना है, तो हर जगह पर इस्तेमाल होगा, तो अच्छे से देखिए। प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा कौन सा आ गया डियर फ्रेंड्स? यूकैरियोटिक सेल। बेसिक कितनी टाइप्स हैं सेल्स की? 2 टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब डियर फ्रेंड्स मैं आपको यह बता दूं, प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब जरा आप ग्रुप्स के ऊपर गौर करें तो प्रोकैरियोटिक सेल किस ग्रुप के अंदर होंगे? प्रोकैरियोट्स के अंदर होंगे। यानी कि जो ग्रुप प्रोकैरियोट्स है उसके अंदर जो जानदार होंगे उनमें सेल कौन सा होगा? प्रोकैरियोटिक सेल होगा। बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं 4, प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्ट एंड फंजाई, इन सब के अंदर कौन से सेल्स होंगे? यूकैरियोटिक सेल्स होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये चीज काबिले गौर है, आपकी याद रखने वाली है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स वो वाहिद ग्रुप होगा जिसके अंदर कौन से सेल्स होंगे, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स, और बाकी जितने भी ग्रुप्स होंगे सभी ग्रुप्स के अंदर कौन से सेल्स होंगे? यूकैरियोटिक सेल्स। यहां तक क्लियर हो गया? ये हो गया जी आपका पहला पैसेज जो मोस्टली कंफ्यूजन काज करता है। नेक्स्ट देखें भाई, अब हम बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, कि सेल ऑर्गेनाइज कैसे होते हैं। सेल बेसिकली 3 तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं, 3 तरह से जानदारों में पाए जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, पहली होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फिर होगी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, फिर आएगी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हम स्टेप बाय स्टेप सभी को एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। पहली आ गई यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। डियर फ्रेंड्स, यूनि का मतलब 1। देखिए यहां पर भी आपको किस पे गौर करना है? चीजों के ऊपर, टाइटल के ऊपर। यूनि का मतलब क्या होता है? 1, और सेलुलर का मतलब सेल, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब अरेंजमेंट। अब यहां पर क्या समझ में आ रहा है? यानी कि यहां पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होने वाला है? हम ऐसे जानदार प्लेस करने वाले हैं जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होंगे।
याद रखें, हम एक सेल को आम आंख से नहीं देख सकते, हमें उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं आप उसको आम आंख से नहीं देख सकते बिकॉज वो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताता जाऊं, यहां पर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी एग्जांपल में आ जाएगा आपके पास एमोइबा। इसको दो तरह से प्रोनाउंसिएट करते हैं, कुछ लोग इसको अमेबा पढ़ेंगे, कुछ एमोइबा, जैसे आपको बेहतर लगे। एमोइबा, पैरामीशियम और यूग्लेना, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। डियर फ्रेंड्स, ये एज अ एमसीक्यूज के लिए टर्म्स इस्तेमाल की जा सकती हैं कि जो अमेबा के अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जी, पैरामीशियम में, या यूग्लेना में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो डायग्राम साथ में बनाते चलें, पहले अमेबा की बना लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, जब भी हम एमोइबा के डायग्राम की बात करते हैं तो आपने याद रखना है कि जो एमोइबा होता है ना उसकी कोई खास डायग्राम नहीं होती, वो अपनी शेप ना कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है। एमोइबा अपनी शेप का करेगा, कंटिन्यूसली चेंज करता रहेगा, अलबत्ता उसकी जो सेल होगा ना उस सेल के अंदर आपको इस तरह से साइटोप्लाज्म वगैरह और कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को लाजमी मिलेंगी। दिस इज एन एमोइबा। अब पैरामीशियम कैसा दिखाई देता है? डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने शू की तरफ देखते हो तो शू की जो शेप होती है ना, सेम टू सेम उसी शेप का आपको पैरामीशियम दिखाई देगा। बनाते हैं यहां पर कुछ इस तरह से, देखें ये आपका जी, ये लें, ये आगे कुछ शू शेप आगे स्ट्रक्चर। अब जो शू शेप स्ट्रक्चर होगी उसी स्ट्रक्चर का आपको क्या देखने को मिलेगा? पैरामीशियम देखने को मिलेगा, और ये भी एक सेल पर मुश्तमिल होगा। इसका मतलब हम इसको क्या नाम देंगे? दीज आर आल्सो, क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मेरी दुआ है कि आप हाई लेवल पे जाएं, आप यूनि लेवल पे जाएं, वहां पर पीएचडी तक जाएं। तो डियर फ्रेंड्स, अब ये जो सेल्स होते हैं ना पैरामीशियम के सेल के ऊपर एक स्मॉल इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे हमारी पूरी बॉडी के ऊपर हेयर्स है ना, इसी तरह से इनकी बॉडी तो नहीं है लेकिन इनका सेल है। तो इनका जो सेल होगा, सेल के ऊपर क्या आपको देखने को मिलेगा? हेयर लाइक इस तरह से पूरे सेल्स के ऊपर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगी। और अब ये जो डियर फ्रेंड स्ट्रक्चर्स होंगी, हम इनको नाम देते हैं सिलिया का। क्या नाम देंगे? सिलिया का नाम देते हैं। और ये आपके पास क्या होगा डियर फ्रेंड्स? जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम इज आल्सो अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये आ गया आपके पास एमोइबा, ये आ गया आपके पास पैरामीशियम। अब नेक्स्ट आपके पास आ गया वो है यूग्लेना। तो डियर फ्रेंड्स, यूग्लेना आपको कुछ इस शेप में दिखाई देगा, डायग्राम्स भी कर लेना। अगर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आप लिखना, साथ में डायग्राम भी बना देना, ठीक है, तो बेहतर रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स, कुछ इस शेप के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? इस शेप के अंदर आपको देखने को मिलेगा यूग्लेना, राइट। तो ये आपके पास यूग्लेना आ गया, पैरामीशियम आ गया एंड एमोइबा आ गया, एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होगी? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी। अब डियर फ्रेंड्स, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कॉलोनी। एक कॉलोनी के अंदर क्या होता है? एक कॉलोनी के अंदर काफी सारे घर होते हैं, वहां पर जो घर है ना वो अपना काम खुद करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एक है वो दूसरे को बोलता है भी मेरा काम कर, नहीं, हर कॉलोनी का हर मेंबर अपना काम खुद करता है। इसी तरह से डियर फ्रेंड्स, जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अकेले रहने की बजाय, यहां पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अकेले हैं, जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अकेले रहने की बजाय इस तरह से डियर फ्रेंड्स वो कॉलोनी बना के रहते हैं, यानी कि कॉलोनी के अंदर काफी सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इकट्ठा होकर रहना स्टार्ट कर देंगे, तो हम कहेंगे ये जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या होगा? दिस वन इज नोन एज अ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आ गई? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन होगी, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये आपने याद रखना है कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर जानदार अपना काम खुद करेगा। जैसे एक कॉलोनी के अंदर हर मेंबर अपना काम खुद करता है ना, दूसरे के ऊपर नहीं कहता तो जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ,
तुम मेरा काम करो घर का, ऐसा कुछ नहीं होता है, हर अपना काम खुद करता है मेंबर। इसी तरह से जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें हर यूनिसेलुलर जानदार अपना काम खुद करेगा। इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल में आ जाएगा वॉल वर्क्स। व्हाट इज द वॉल वर्क्स? डियर फ्रेंड्स, वॉल वर्क्स इज अ ग्रीन एल्जी। ये क्या है? ग्रीन एल्जी होती है जिसके अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन होगी, यानी कि काफी सारे मेंबर्स जो होते हैं, काफी सारे जो यूनिसेलुलर सेल्स होंगे वो कॉलोनी की फॉर्म में मिलजुल के रहते हैं और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, आपका टॉपिक आ गया, वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात कर लेता हूं मल्टी मीन मैनी। मल्टी का मतलब मैनी, सेलुलर का मतलब वही आ गया सेल, यानी कि मल्टी सेलुलर का मतलब काफी सारे सेल्स। तो ऐसे जानदार जो काफी सारे सेल्स से मिलके बनते हैं, यहां पर काफी सारे सेल्स तो थे लेकिन वो कॉलोनी में रह रहे थे, लेकिन यहां पर जो काफी सारे सेल्स होंगे वो मिलकर रहेंगे और एक ही काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे। यहां पर कॉलोनी के अंदर हर मेंबर अपना काम खुद कर रहा था, यहां पर सभी मेंबर मिलकर एक काम करेंगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे जानदार जिनके अंदर मल्टी सेल और जो जिनके अंदर जिनकी बॉडी काफी सारे सेल्स से मिलकर बनी होगी, हम उसे नाम देंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी। और अगर मैं आपको एक क्विज के तौर पर कहूं कि आप बताएं मुझे कि आपकी बॉडी के अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या मल्टी सेलुलर, तो आप काइंडली कमेंट के फॉर्म में हमें बताइए कि हम आपकी बॉडी के अंदर या मेरी बॉडी के अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। तो डियर फ्रेंड्स, एग्जांपल्स के तौर पर हम यहां पर देख लेते हैं मस्टर्ड प्लांट या ब्रासिका कंपेस्ट्रस। डियर फ्रेंड्स, अगर हम सरसों के पौधे की बात करते हैं, सरसों के पौधे के अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है? उस पौधे के अंदर आपको देखने को मिलेगी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो डियर फ्रेंड्स, अब जो सरसों का पौधा होता है ना, उसका साइंटिफिक नेम एज एमसीक्यूज में पूछ लिया जाएगा, उसका साइंटिफिक नेम होता है ब्रासिका कंपेस्ट्रस। ब्रासिका कंपेस्ट्रस, ब्रासिका कंपेस्ट्रस। ठीक है, इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द मस्टर्ड प्लांट। एंड मस्टर्ड प्लांट जो होता है वो किस सीजन में सो किया जाएगा? वो विंटर के सीजन में हम उसको बोते हैं, और जैसे इस विंटर का सीजन एंड होगा, एंड पर होता है, हम उसको काट लेते हैं और उसको हम इस्तेमाल करते हैं एज अ वेजिटेबल के तौर पर। उसको किसके तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? वेजिटेबल के तौर पर। उसकी जो बॉडी होती है ना, उसको हम एज अ वेजिटेबल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, उसके साथ साथ वेजिटेबल्स के साथ साथ उसके जो सीड्स होते हैं, उन सीड्स को हम इस्तेमाल करते हैं ऑयल्स को निकालने के लिए, ऑयल हासिल करने के लिए। डियर फ्रेंड्स, यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब भी मस्टर्ड प्लांट की बात की जाती है, मस्टर्ड प्लांट के बॉडी जो होती है ना, प्लांट होता है, उसकी बॉडी में बेसिकली दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं। देखिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमेशा ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होगी, क्योंकि काफी सारे सेल्स है ना मिलकर काम कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, दो तरह के यहां पर उनके अंदर ऑर्गन्स होते हैं, एक होते हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स, एक होते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एमसीक्यूज भी हैं। डियर फ्रेंड्स, क्या समझ में आ रहा है सेक्सुअल ऑर्गन और वेजिटेटिव ऑर्गन्स को देखकर? देखें, ऐसे ऑर्गन्स जो किसमें हिस्सा लेंगे? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा लेंगे, उन ऑर्गन्स को नाम दे देंगे सेक्सुअल ऑर्गन्स का। और ऐसे ऑर्गन्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, वो जो ऑर्गन्स होंगे मस्टर्ड प्लांट के, उसको आप नाम दे दोगे वेजिटेटिव ऑर्गन्स के। अब सोचने वाली बात है जी, मस्टर्ड प्लांट के अंदर कौन से वो ऑर्गन्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा ले रहे हैं? तो दैट इज अ फ्लावर। Flower is a sexual organ of the mustard plant because it taking part in the sexual reproduction. So that's why it is known as a sexual organ of the mustard plant, Brassica campestris. Dear friends, अगर हम वेजिटेटिव पार्ट्स की बात करते हैं तो मैंने कहा ऐसे पार्ट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, फॉर एग्जाम्पल रूट्स, इसके साथ साथ डियर फ्रेंड्स स्टेम, लीव्स। तो ये प्लांट्स के कौन से पार्ट्स होंगे? दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स।
तो ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा तो आपने बताना है कि वेजिटेटिव पार्ट्स या वेजिटेटिव ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। सेकंड जो एग्जांपल है डियर फ्रेंड्स वो है फ्रॉग। अब जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग के अंदर भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहां पर भी आपको क्या होगा डियर फ्रेंड्स, काफी सारे सेल्स इकट्ठे मिलकर काम करेंगे और वो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, जैसे कि यहां पर है, यहां पर ऑर्गन देखें, सेक्सुअल ऑर्गन एंड वेजिटेटिव ऑर्गन। अब पहले आप ये देख लें कि जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो है राना टाइग्रेना। क्या नेम है? राना टाइग्रेना। तो डियर फ्रेंड्स मैं आपको बताता जाऊं, यहां पर जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग को मोस्टली एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा डियर फ्रेंड्स जो फ्रॉग्स होते हैं, फ्रॉग्स के अंदर भी आपको काफ़ी सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम फ्रॉग को देखें तो फ्रॉग के अंदर डियर फ्रेंड्स हमें देखने को मिलेगा उसका नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा, नर्वस सिस्टम देखने को आपको मिल सकता है। इसके अलावा आपको सर्कुलेटरी सिस्टम भी देखने को मिल सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि डियर फ्रेंड्स फ्रॉग के अंदर हमें सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। अब अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलें, जो प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, तो हमने कहा था जो ऑर्गन सिस्टम होता है इट इज मेड अप फ्रॉम द ऑर्गन्स, राइट। और जो ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन्स मिलके बनते हैं टिश्यूज से, और जो टिश्यूज होते हैं वो मिलके बनते हैं सेल्स से। तो हेंस ये बात प्रूव हो रही है यहां पर कि इसके अंदर सच में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज सेल्स के मिलने से टिश्यू बना है, टिश्यू के मिलने से ऑर्गन, और ऑर्गन के मिलने से क्या बना है, और ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम हमने इसकी बॉडी के अंदर स्टडी किए हैं, वो है नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, काफी सारे सिस्टम हमने स्टडी किए हैं। तो डियर फ्रेंड्स this is the final lecture of the chapter number 1, introduction to biology. If you have any sort of question related to this topic and the previous topics and lecture of this chapter, you can ask in the comment section right now. Allah Hafiz.